तो सबसे पहले मेरी क्लास में बैठने से पहले आप सबको कल ही बताया था मैंने, अपने पास पेन, कॉपी और सहायक सामग्री जो कि आपको लिखने समझने के लिए ज़रूरत होती है उस चीज़ को लेके बैठें। और जो पिछला पढ़ाया हुआ है उम्मीद करता हूँ कि आपने उसका रिवीजन किया होगा। उसी में मैं आज आगे चलूँगा और आपको उसी से संबंधित बात और आगे बताऊँगा। तो आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। अब चैप्टर नंबर 4 में मैं आगे चल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 क्या है? रासायनिक बल गतिकी, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके अंदर कल मैंने आपको अभिक्रिया की कोटि निकालने की बात बताई थी। क्या बात बताई थी आपको? अभिक्रिया की कोटि। और उसके लिए मैंने एक कॉमन सूत्र आपको बताया था और उस सूत्र से अपन ने शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तीनों कोटियों की अभिक्रिया की कोटि का मान अपन ने ज्ञात किया था। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड है, या ना बोर्ड में इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो कोई ना कोई कोटि की आपको अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए सीधा पूछते हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। उसी संदर्भ में मैं आगे चल रहा हूँ आज। तो अभिक्रिया कोटि की परिभाषा क्या है? अभिक्रिया की कोटि, इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे। तो कल तो अपन ने निकाला था अभिक्रिया कोटि है वैल्यू क्या आती है। आज इसकी परिभाषा की मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि का तात्पर्य किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि का किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि का तात्पर्य किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि का तात्पर्य उस अभिक्रिया के वेग को, उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारकों के परमाणुओं या अणुओं की संख्या होती है। अणुओं की संख्या होती है। अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि का निर्धारण करेंगे तो उस अभिक्रिया को देखने से पता नहीं चलता है। उस अभिक्रिया को देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन उस अभिक्रिया में कौन से अभिकारक के परमाणु या अणु भाग ले रहे हैं उस चीज़ से ही अपन को पता लगता है कि उस अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो ये अभिक्रिया को देखने से कभी भी अपन अभिक्रिया कोटि का निर्धारण ज्ञात नहीं कर सकते। इसी के रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट होता है अणु संख्यता। क्या होता है? अणु संख्यता। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि का तो निर्धारण आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अभिकारकों के परमाणुओं या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है।
तो अणु संख्यकता तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आसानी से ज्ञात की जा सकती है। क्यों? कि किसी अभिक्रिया की अणु संख्यकता का तात्पर्य है, अब इसके परिभाषा से ही पता लगेगा आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यकता का तात्पर्य, किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यकता का तात्पर्य उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की संख्या होती है। परमाणुओं या अणुओं की संख्या होती है। यानी अणु संख्यकता अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि अपन आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो मैं एक लिखूं ए, अभिकारक लिया और एक प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ये प्रोडक्ट। दूसरा मैंने मान लो 2A ले लिया और उससे भी क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। मैंने A+B लिया, उससे भी क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। फिर मैंने 3A ले लिया, मान लो, क्या ले लिया मैंने? 3A, उससे भी क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। फिर मैंने मान लो 2A+B ले लिया और उससे भी क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। फिर मैंने लिया A+B+C, यानी 3 अभिकारक ले लिया और उससे भी क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। यानी उत्पाद बन रहे हैं। अलग अलग अभिकारक ले लिए। पहले मैंने A लिया, दूसरा मैंने 2A लिया, तीसरा मैंने A+B लिया, फिर मैंने 3A ले लिया, फिर 2A+B ले लिया, फिर A+B+C, यानी कुल मिलाकर मैंने 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ लिखी है। कितने प्रकार की लिखी मैंने? 6 प्रकार की। अब इन 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए मैं अणु संख्यकता का वैल्यू निकालूंगा। किसका निकालूंगा मैं? अणु संख्यकता कितनी है इसकी, यानी इस रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यकता कितनी है वो मेरे को निकालनी है। तो इसमें अभिकारकों की संख्या कितनी है? अपन की परिभाषा में क्या लिखा? किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यकता का तात्पर्य उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की संख्या होती है। यदि मैं इनको परमाणु मानूं तो मैं कहूँगा इसमें कितने परमाणु हैं? कि 1। यदि मैं अणु मानूं फिर मैं कहूँगा इसमें कितने अणु हैं? कि 1। इसमें कितने? 2। इसमें कितने? 1 1 2। इसमें कितने? 3। इसमें कितने? 2 और 1 3। इसमें कितने? 1 + 1 + 1, है ना 3। तो अणु संख्यकता की वैल्यू जब निकालेंगे, पहली अभिक्रिया के लिए अणु संख्यकता कितनी आ गई? 1। दूसरी अभिक्रिया के लिए अणु संख्यकता की बात करें कितनी आ गई? 2। तीसरी अभिक्रिया के लिए अणु संख्यकता की बात करेंगे कितनी हो गई? 2। इसके चौथे के लिए बात करूँगा तो 3। पाँचवीं के लिए बात करूँगा 2 और 1 3, और छठी के लिए बात करूँगा 1 + 1 + 1, कितनी हो गई? 3। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यकता जो होती है उसको अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसको अपन आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया को देखने से अपन को ये पता नहीं लगता है कि उसमें कितने परमाणु या अणु उस रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करने में भाग ले रहे हैं, या किसका महत्व ज़्यादा है, कौन सा अभिकारक उसमें ज़्यादा रोल निभा रहा है और कौन सा अभिकारक उसमें कम रोल निभा रहा है। तो वो अभिक्रिया को देखने से अपन को पता नहीं चलता है। लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यकता जो होती है उसको अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें खाली अपन को भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की संख्या गिननी होती है।
जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें भाग लेने वाला ए टाइप के जो परमाणु है या ए टाइप के जो अणु है उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर 1। इस अभिक्रिया में देखूंगा तो उनकी संख्या कितनी है 2। इसमें देखूंगा 1 और 1 2। इसमें देखूंगा 3 है, इसमें 2 और 1 3। इसमें 1 + 1 + 1 3। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं और उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं अणुओं की संख्या को अपन जोड़ेंगे तो उसकी अणुसंख्यता निकल जाएगी। और अभिक्रिया की कोटि किस पे डिपेंड कर रही है, उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की संख्या, कौन सा अभिकारक ज़्यादा मात्रा में भाग ले रहा है और ऐसा कौन सा अभिकारक है जो बहुत ही कम मात्रा में भाग ले रहा है। जो ज़्यादा मात्रा में भाग ले रहा है उसी के आधार पर उस रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि का निर्धारण करते हैं। तो इसमें आप स्कैन करके नोट्स बना लो। 2 मिनट आपको दे रहा हूँ मैं इसमें, और कोई डाउट है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लूँगा, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। नोट कर लिया आपने? ठीक। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक यानी अभी अभिक्रिया वेग की जो बात कर रहे हैं, अब इस अभिक्रिया वेग को कौन कौन से ऐसे कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं, यानी कौन सी चीज़ बढ़ाने पर या कौन सी चीज़ घटाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, इस चीज़ को अपन ध्यान दे रहे हैं। तो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या देंगे अपना? अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया वेग को 6 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। कितने प्रकार के? अपन यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया वेग को 6 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो सबसे पहले इन 6 के नाम लिखेंगे और बाद में इन 6 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कारक है वो अभिकारकों की सांद्रता। क्या कारक है पहला? अभिकारकों की सांद्रता, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है उनकी सांद्रता कम है या ज़्यादा है, इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें ताप। क्या देखेंगे? ताप। तीसरा देखेंगे अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। चौथा अपन देखेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। पांचवा अपन देखेंगे सतही क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? सतही क्षेत्रफल। और छठा देखेंगे अपन विकिरणों द्वारा उद्भाषण। ये जो 6 पॉइंट है आपके, इसके अपन चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको? अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? ताप। तीसरा पॉइंट बताया अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। और चौथा पॉइंट मैंने उत्प्रेरक का प्रभाव। पांचवा सतही क्षेत्रफल और छठा विकिरणों द्वारा उद्भाषण। यानी अभिक्रिया वेग को कितने कारक प्रभावित कर रहे हैं? 6 कारक। कितने कारक प्रभावित कर रहे हैं? 6 कारक। कौन कौन से 6 कारक हैं? यहाँ ध्यान दो। पहला है अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा क्या बताया? ताप।
तीसरा क्या बताया, अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। चौथा क्या बताया, उत्प्रेरक का प्रभाव। पांचवा आपको क्या बताया, सतही क्षेत्रफल। और छठा क्या बताया, विकिरणों द्वारा उद्भासन। तो 6 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे पहले। तो मान लो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे, अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इनका नाम लिखने पर आपको आंसर मिल जाएगा और उसके नंबर भी आपको मिल जाएंगे। अब मान लो यदि डिटेल में पूछ रहे हैं आपको कि किन्हीं 3 कारकों का या किन्हीं 2 कारकों का या पूरे 6 कारकों का, 6 कारक तो एक साथ नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी अपन को 6 के 6 याद करने हैं। पूछने के लिए उनकी स्वतंत्रता, वो कितने भी पूछ सकते हैं आपको। तो मैं यहाँ पर आपको पहले की बात चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया वेग को कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है, अभिकारकों की सांद्रता, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले 6 के 6 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट अब ले रहे हैं अपन, अभिकारकों की सांद्रता। क्या ले रहे हैं यहाँ पर, अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया को शुरुआत करते हैं, और अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है, उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अपन लिखेंगे यहाँ पर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की, उसके अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात समानुपाती का मतलब क्या, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता का मान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है तथा अभिकारकों की सांद्रता का मान घटाने पर अभिक्रिया का वेग भी घटता है। आगे बात समझ में, या ना यहाँ अभिकारकों की सांद्रता की बात कर रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और अभिकारकों की सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। अब अपन दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, ताप। कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, ताप। तो अपन क्या देख रहे हैं, सामान्यतः ताप बढ़ने पर अभिक्रिया वेग घटता है। सामान्यतः ताप बढ़ने पर अभिक्रिया वेग घटता है, लेकिन
रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। ताप के आधार पर अपन देखेंगे तो अपन रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सी, वो भी बता रहे हैं आपको। किसके आधार पर वर्गीकृत कर रहा हूं मैं यहाँ पर? ताप के आधार पर या ऊष्मा के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर। तो नंबर एक, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और दूसरी क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरी क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी को अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी दो टाइप की रिएक्शन हो गई। कितने टाइप की? दो टाइप की। कौन कौन से? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन। और एंडोथर्मिक में ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी यहाँ पर जब रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है तो साथ ही साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है और इसमें उस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। तो अब इसमें ताप का क्या प्रभाव होता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग घटता है। ऊष्मा क्षेपी, कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ मैं? ऊष्मा क्षेपी। अब ताप बढ़ाने पर क्यों घट रहा है? क्योंकि वो अभिक्रिया खुद ही पहले से ताप को, ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही है, तो उसका वेग क्या होगा? घटेगा। अतः अपन लिखेंगे यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। अभिक्रिया का वेग घटता है जबकि ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ये होगा सेकंड पॉइंट अपन का। तो अपन ने सेकंड पॉइंट में क्या देखा कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तथा ताप बढ़ाने पर तो अपन कहते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया ताप के आधार पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन से? एक तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन। दूसरा कौन से है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और अपन ने ताप बढ़ाया तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? घटेगा। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और ताप बढ़ाया तो अपन कहेंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब अपन तीसरा पॉइंट लेंगे, अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। तीसरा पॉइंट अपन क्या लेंगे? अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति।
तो अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति में क्या देखेंगे, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग ले रहे हैं उनमें उपस्थित बंध की प्रकृति क्या है। किस चीज़ को देखेंगे, उसमें उपस्थित बंध की प्रकृति। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट, अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति, ये तीसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में पाए जाने वाले बंध की प्रकृति की। तो अभिक्रिया वेग अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभिक्रिया वेग अभिकारकों में पाए जाने वाले बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात जो बंध आसानी से टूट जाते हैं, अर्थात जो बंध आसानी से टूट जाते हैं उन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग उन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग तेजी से बढ़ता है तथा जिन अभिकारकों में उपस्थित बंध आसानी से नहीं टूटते हैं, आसानी से नहीं टूटते हैं, उन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग धीमा होता है। उन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग क्या होता है, धीमा होता है। ये तीसरा पॉइंट अपन ने जो किया, तो यहाँ पर अभिक्रिया वेग किसके अंदर ऊपर निर्भर कर रहा है, अभिकारकों एवं उत्पादों में पाए जाने वाले बंध की प्रकृति पर। चौथा पॉइंट आपके उत्प्रेरक का प्रभाव। तो इसमें तो आपको क्या बताया मैंने कि बंध कैसा है, यदि बंध आसानी से टूटता है तो अभिक्रिया तेजी से बढ़ेगी, और बंध आसानी से नहीं टूटता है तो अभिक्रिया तेजी से नहीं बढ़ेगी। अब चौथा पॉइंट अपन ले रहे हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। क्या ले रहे हैं यहाँ पर, उत्प्रेरक का प्रभाव। तो पहले तो उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे पिछली क्लासों में आप पढ़ लिया, उत्प्रेरक अपना वो होता है वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया वेग को कैसे प्रभावित करती है, इस चीज़ को देखेंगे। तो पहले तो अपन उत्प्रेरक की लिखते हैं, उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है। सबसे पहले ऐसे रासायनिक पदार्थ
ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ये होगी उत्प्रेरक की परिभाषा। अब ये अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं, इस चीज़ को देखना अपन को। तो अपन लिखेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया और उसमें उत्प्रेरक है तो वो क्या करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग बढ़ता है, क्योंकि उत्प्रेरक का काम ही क्या होता है, उस अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग बढ़ता है। ये उत्प्रेरक का काम है।